स्वागतम बच्चों, मैं उमाशंकर तिवारी, आप लोगों का हिंदी शिक्षक। आज हम लोग हिंदी पाठ संचयन के हरिशंकर परसाई द्वारा रचित मैं नरक से बोल रहा हूँ कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। उस संदर्भ में हम लोग 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे। पहला होगा कहानी का सारांश, दूसरा कहानी में निहित व्यंग, तीसरा कहानी का औचित्य और चौथा कहानी का उद्देश्य। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग कि स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में लेखक का परिचय, पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर एवं पाठ के सारांश के मुख्य बिंदु जो 7 हैं और मैं अर्थात लेखक के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु जो 4 हैं वो आते रहेगा, जिसे आप अपनी कॉपी में उतार कर तैयार करेंगे एवं पाठ को ध्यान पूर्वक शुद्ध उच्चारण के साथ 2 से 3 बार पढ़ेंगे। वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ताकि पाठ जो है आपका परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूपेण तैयार हो सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए पाठ के सारांश को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मैं नरक से बोल रहा हूं हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष सन 1954 है। यह परसाई रचनावली के खंड 2 में संकलित है। यह एक लघु कथा है। मैं नरक से बोल रहा हूं उनकी एक व्यंग्यात्मक कहानी है, जिसको हम लोग 7 बिंदुओं पर उसका सार को देखेंगे। आइए पहले बिंदु को देखें। जीवन की विडंबना का आईना। हमारे समाज में रीति रिवाज, कर्मकांड का ऐसा मायाजाल है कि हम सब कुछ छोड़कर उसका निर्वाह करते हैं। संभवतः पाप पुण्य की अवधारणा से ग्रसित होकर हमारे रूढ़िग्रस्त मस्तिष्क में मृतकों के संस्कार के संदर्भ में भी कुछ रीति रिवाज इस कदर अपना प्रभाव बनाए हुए है कि लोग झक मारकर उसे पूरा करते हैं। फलस्वरूप होता यह है कि जिस व्यक्ति को जीते जी कोई नहीं पूछता, उसके मरने पर हम उसके मृतक शरीर को कंधे पर उठाते हैं, जुलूस के साथ उसे ले जाते हैं, गंगा जल, दीपक आदि विविध अनुष्ठानों से मृतक संस्कार करते हैं। आइए दूसरे बिंदु को देखते हैं। सरकार की रणनीति पर व्यंग। देश में चाहे भुखमरी हो, गरीबी हो, किंतु सरकार देश का ऐसा स्वरूप पेश करती है कि मानो राम राज्य हो, जहां किसी को किसी प्रकार का कोई अभाव या कष्ट हो ही नहीं। देश की सत्ता सरकार यही स्थापित करती है कि कोई भूख से भला कैसे मर सकता है, भला राम राज्य में कोई भूख से मर सकता है। अतः सरकारी दलीलें आत्महत्या का नाम दे देती हैं। आइए तीसरे बिंदु को देखें। यमलोक की परिकल्पना। इन्हीं व्यंग्यात्मक परिस्थितियों के बीच लेखक स्वयं को मृत्यु के उपरांत नरक के निवासी के रूप में वर्णित कर अपनी बात कह रहा है। उसका मानना है कि जीते जी तो मेरी बात कोई नहीं सुनता, इसलिए मरने के बाद नरक से बोल रहा हूं, और वह भी इसलिए कि यमलोक में स्वर्ग व नरक की दीवार में बने सेंध से स्वर्ग की तरफ लेखक का कुत्ता दिखा। यद्यपि लेखक को अपना वह कुत्ता काफी प्रिय था और कुत्ता भी उनका स्वामी भक्त था, अतः उसके स्वर्ग में रहने पर उन्हें अच्छा तो लग रहा था, किंतु उन्हें यह तर्क समझ में नहीं आया कि क्यों कुत्ते को स्वर्ग मिला और लेखक को नरक, जबकि लेखक ने कोई बुरा कार्य नहीं किया था और कुत्ते ने यदा कदा भगवान के भोग को जूठा करने का पाप भी किया था। अगला बिंदु, यमराज का बयान। लेखक को उम्मीद है कि मृत्युलोक में तो समय से फरियाद नहीं सुनी जाती, किंतु यमलोक में तो सुनी जाती है, वह भी तुरंत। इसी उम्मीद से उसने भगवान से फरियाद की। भगवान ने बही खाता देखकर कहा कि तुमने आत्महत्या की है और आत्महत्या करना पाप है, इसलिए तुम नरक में हो। लेखक ने कहा कि मैं तो भूख से मरा। इस पर यमराज ने पुनः कहा कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि तुमने आत्महत्या की।
लेखक कहता है कि मेरे शरीर को तो जला दिया गया था, फिर क्या पोस्टमार्टम राख का हुआ। इस प्रकार के संवाद के माध्यम से देश की राजनीतिक चाल पर व्यंग किया गया है। पांचवा बिंदु, कथानायक का आत्म परिचय। यमराज के इस कथन के बाद लेखक अपना बयान देता है कि वह कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई। लेखक ने स्वयं को ऐसी झोपड़ी का निवासी बताया जो कि किसी अमीर आदमी के टॉयलेट की दीवार से युक्त था, यानी कि उस टॉयलेट की दीवार के एक तरफ अन्न धन की भरमार और दूसरी तरफ अन्न के लिए एक एक दाने की किल्लत। जिस दिन लेखक की मृत्यु हुई उस दिन उस अमीर व्यक्ति के घर विवाह की रौनक थी, पकवानों की खुशबू चारों ओर बिखरी थी और दूसरी तरफ भूख से लेखक मर रहा था। लेखक का कुत्ता भी उसी दिन मरा जिस दिन लेखक की मृत्यु हुई, किंतु दोनों की मृत्यु में अंतर था। कुत्ता दीवार फांदकर उस पार चला गया था और भरपेट पकवान खा लिया था। तभी किसी ने उसे देख लिया और उसकी ऐसी पिटाई हुई कि वह मर गया। इधर लेखक भूख से मर गया। छठवां बिंदु, भगवान का निर्णय। पूरा कहानी सुनने पर भगवान ने कहा कि यदि तुमने आत्महत्या नहीं की है, भूख से मरे, तो भी तुम नरक में रहोगे और कुत्ता स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि तुम कायर निकले, इसलिए तुम मनुष्य होकर भी कुत्ते से भी अधिक दीन बने रहे। कुत्ते ने प्रयास किया, दीवार को लांगा, भरपेट भोजन किया और तू हाय हाय करके मर गया। तू दीवार को लांघया तोड़ नहीं सकता था। पाप और पुण्य के नैतिक भय ने तुझे इतना अकर्मण्य बना दिया और तूने जीवन में संघर्ष करना छोड़ दिया। तेरी अकर्मण्यता व बुद्धिली की सजा है कि तू नरक में रहेगा और कुत्ते ने अपनी सूझबूझ से काम लिया, इसलिए वह स्वर्ग में रहेगा। सातवां और अंतिम बिंदु, सांसारिक भेद मानव निर्मित है। इस संसार में जितने प्रकार के भेदभाव हैं, वर्ग भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद, जाति भेद, यह सब मानव द्वारा निर्मित है। मनुष्य ने अपने स्वार्थवश अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली है। ये दीवार खड़ी करने वाले मनुष्य संख्या में कम है। दीवार के बाहर पशुवत जीवन बिताने वालों की संख्या अधिक है, किंतु वे अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और कायर, भीरू, अकर्मण्य जीवन जी रहे हैं। यही कारण है कि वे नरक भोग रहे हैं। यदि वे अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर संघर्ष करेंगे तो इस नरक से उनकी मुक्ति संभव है। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहानी में जो निहित व्यंग्य है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। मैं नरक से बोल रहा हूं हरिशंकर परसाई की एक व्यंग्य प्रधान रचना है। कहानी का शीर्षक ही व्यंग्यमय है। प्रारंभ से ही लेखक भारतीय धर्म और दर्शन पर करारी चोट करता है। वह हिंदुओं को पत्थर पूजने वाले कहकर संबोधित करता है और यह बताता है कि यहाँ जीवित रहने वालों की पीड़ा सुनकर उन पर दया, सहानुभूति और सहयोग करने वाला कोई नहीं है। धरतीवासियों की रीति ही अनोखी है, जिसे जीवन भर यहाँ नफरत और अपमान का जीवन बिताना पड़ता है। मरने पर उसको सम्मानित करने के लिए उसकी लाश के साथ जुलूस निकाला जाता है। उसकी कब्र पर चिराग रोशन किया जाता है। यह क्रिया किसी एक संप्रदाय या धर्म की नहीं है, बल्कि धरती पर पलने वाले प्रत्येक धर्म में चलती है। जीवन भर एक एक बूंद पानी के लिए तरस कर मरने वाले के नाम पर कूप और सरोवरों का निर्माण कराया जाता है। जिसे नहाने के लिए गंदे तालाब का पानी जीवन भर दुर्लभ रहा, मरने पर उसके शरीर का शेषांश अर्थात अस्थि को गंगा जैसी पवित्र नदियों में विसर्जित करने की परंपरा है, पर जीवित अवस्था में उसे कोई नहीं पूछता, उसकी बात नहीं सुनता। यही कारण है कि धरती पर उपेक्षित जीवन व्यतीत करने और अपमान सहने के बाद मरने पर लेखक नरक से अपनी पीड़ा व्यक्त करता है, क्योंकि यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेखक ने सरकारी मंत्रियों की कार्यप्रणाली और उनके द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट पर भी व्यंग किया है।
यहाँ मंत्रियों का बयान झूठा होता है। भूख से तड़प तड़प कर मरने वालों की मृत्यु का कारण रिपोर्ट में आत्महत्या बताया जाता है। सहानुभूति से लोगों को नफरत है। यही कारण है कि लेखक को सहानुभूति से उसी प्रकार रुचि हो गई है जिस प्रकार शहर में रहने वालों को देहात के शुद्ध घी से। यहाँ लेखक ने धरती पर समाप्त हो रही सहानुभूति की भावना पर करारा व्यंग एवं चोट किया है। सहज और सरल ढंग से ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले दुखी जीवन जीने के लिए लाचार है और छीन झपट कर खाने वाले सुखी हैं। यही कारण है कि लेखक का कुत्ता स्वर्ग में और लेखक नरक में पड़ा वहां की यातना भोग रहा है। नरक और स्वर्ग को प्रतीक रूप में लिया गया है। स्वर्ग में वे हैं जिनका जीवन सुख सुविधा में व्यतीत हो रहा है। नरक दुख में जीवन व्यतीत करने वालों का प्रतीक है। भगवान उन समाज सुधारकों के प्रतीक हैं जो न मिले तो छीन लो के प्रचारक है। यह अभाव में मरने वालों को कायर मानते हैं। तुम्हारे पड़ोस में वैभव थिरक रहा हो, विलासिता पर धन बहाया जा रहा हो और तुम भूख और अभाव में मरो, यह कायरता नहीं तो और क्या है। लेखक ने हमारी वर्तमान न्याय व्यवस्था पर व्यंग करते हुए कहा है, आज अपराधी और लूट खसोट कर खाने वाले स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। न्याय व्यवस्था अपराधियों को निर्दोष बता रही है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं नरक से बोल रहा हूं एक व्यंग प्रधान रचना है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कहानी के औचित्य को समझने का प्रयास करेंगे। कहानी में लेखक धनिक दीवाल के अतिरिक्त एक और पात्र है, कुत्ता। वह कुत्ता जिसे अमीरों की तरह से गरीब ने पाला तो नहीं था, किंतु फिर भी वह लेखक की झोपड़ी में ही पड़ा रहता था। स्वाभाविक है कि वह दीवार के इस पार है, अतः वह भी भूख का शिकार है। वह कुत्ता मनुष्य की भांति पाप पुण्य या नियत के का नाम लेकर बैठा नहीं रहता है, बल्कि समय समय पर अपने हाथ पांव मारकर अपना पेट भरने का इंतजाम कर लेता है। इस क्रम में ही उसने कई बार भगवान को चढ़े भोग को भी खा लिया था। भले ही इसके बदले में उसे डंडे भी खाने पड़े थे, किंतु मार खाने के बावजूद वह अपना पेट भरने का जुगाड़ कर ही लेता था। जिस दिन लेखक की मौत हुई उसी दिन कुत्ते की भी मौत हुई, किंतु दोनों की मौत में अंतर है। लेखक भूख से मरा जबकि कुत्ता दीवार फांदकर पकवान से अपना पेट भर लेता है, जिसके कारण उसकी इतनी पिटाई होती है कि वह दम तोड़ देता है। कुत्ते की मौत संघर्ष के दौरान हुई, जबकि लेखक की मौत हाथ पर हाथ धरकर नियत व भाग्य को कोसते हुए हुई। कुत्ते का यह संघर्ष ही परसाई को प्रस्तुत कहानी लिखने की प्रेरणा देता है। जगत में एक कहावत प्रसिद्ध है बुरी मौत के संदर्भ में, और वह है कुत्ते की मौत मरना। लेखक ने जहां कुत्ते के मौत के मिथक को उलट दिया है और कहा है कि मरो तो उस कुत्ते की तरह मरो जो अपने हाथ पैर व बुद्धि का प्रयोग करके जीवन में संघर्ष करता है और अपना पेट पालने की जुगत कर लेता है। भले इस जुगत में उसकी मौत क्यों न हो जाए, किंतु वह भीरू व कायर नहीं है। वह जीवन में संघर्ष करता है, जीवन से संघर्ष करता है, कर्म में विश्वास रखता है, भाग्य पर नहीं। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में कुत्ता कर्म, संघर्ष, निडरता का प्रतीक बनता है और यही प्रतीक लेखक का आदर्श है। यही मॉडल लेखक का काम्य है। जीवन में भाग्य, नियति, पाप, पुण्य के झमेले में पड़कर कर्महीन जीवन बिताने से अच्छा है अपनी बुद्धि, विवेक व शरीर का प्रयोग कर जीवन में संघर्ष कर कामयाबी हासिल करना, न कि पड़े पड़े मर जाना। इसलिए लेखक लिखता है कि भगवान ने निर्णय सुनाया, मनुष्यों ने मुझे बहुत निराश किया। अब मैं कुत्ते निर्माण करने का विचार कर रहा हूँ। जीवन में मनुष्य को भी कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह कुछ पा सकता है। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसे बुद्धि व विवेक का वरदान प्राप्त है। अतः इस बुद्धि व विवेक का प्रयोग करके उसे जीवन में संघर्ष करके अपने लिए सुख को हासिल करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा
तो इसी तरह नरक को भोगता रहेगा। यही इस कहानी का संदेश है। इस प्रकार इस वाक्य के माध्यम से परसाई ने मनुष्य जीवन की समीक्षा ही नहीं प्रस्तुत की है, अपितु उसके जीवन का साक्षात्कार कराते हुए उसकी चेतना में हलचल पैदा करने का प्रयास किया है, ताकि वह अपने जीवन में व्याप्त छद्म, पाखंड, असमंजस्य व अन्याय से लड़ने को तैयार हो सके। काम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और कहानी के उद्देश्य को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। हरशंकर परसाई द्वारा लिखित कहानी मैं नरक से बोल रहा हूं एक उद्देश्य प्रधान साहित्यिक रचना है। रचना का मुख्य उद्देश्य वर्तमान सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक व्यवस्था का पर्दाफाश करना है। आज हमारी सामाजिक व्यवस्था में अनेक दोष आ गए हैं। गरीबी, शोषण और अत्याचार की चक्की में पिसने वाला कहीं भी सुखी नहीं रहता है। आज वही सम्मानित और सुखी है जिसमें लूटपाट कर खाने की क्षमता है। अत्याचारों का विरोध करना आवश्यक है। सहनशीलता की एक सीमा है। सहना वहीं तक उचित है जहां तक हमें अभाव और पीड़ा से मरना न पड़े। संग्रह करने वालों का विरोध करना, उससे छीन कर खाना पाप नहीं है। अत्याचार सहना कायरता है। संचय और शोषण करने वालों का विरोध होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों में झूठे तथ्य दिखाकर निर्दोषों को दोषी ठहराया जा रहा है। अट्टालिकाओं के विकास के लिए झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। गरीबों के घर गिराकर महल बनाए जा रहे हैं। एक ओर वैभव थिरक रहा है और गोदाम के गोदाम अन्न से भरे पड़े हैं, और दूसरी ओर भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश की पुलिस पूंजीपतियों और जमाखोरों की रक्षा कर रही है और अन्न मंत्री गलत रिपोर्ट देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। जहां एक ओर शव यात्रा का जुलूस निकलता है, कब्रों पर चिराग रोशन किया जाता है, वहीं गरीब और अभावग्रस्त लेकिन ईमानदार व्यक्ति की मृत्यु पर दुख प्रकट करने वाला कोई नहीं है। उसका शव लावारिस दशा में पड़ा रहता है। उसके अंतिम संस्कार के लिए पर्याप्त लकड़ी भी नहीं मिलती। लेखक चाहता है कि इस व्यवस्था का विरोध हो। गरीबी और अमीरी के बीच की दीवार गिरा देना ही पुण्य अर्थात सबका साथ सबका विकास है। भगवान ने तो सबको समान बनाया है, पर मानव ने गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच की दीवार बनाकर समाज के एक वर्ग को अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। इस व्यवस्था को दूर करने और गरीबी अमीरी के बीच बनाई गई दीवार को तोड़ने का समय आ गया है। ईश्वर ने हमें बुद्धि और बल दिया है। इसका सदुपयोग असमानता को मिटाने में नहीं किया गया तो ईश्वर का उपहार व्यर्थ चला जाएगा। हम मूर्ख और कायर बने रहेंगे। भगवान भी हमें बनाकर पश्चाताप ही करेगा। हम मनुष्यत्व के हकदार नहीं, पशुत्व के अधिकारी होंगे। लेखक ने खुलकर उत्पीड़न और शोषण के विरोध का संदेश दिया है। वह ऐसा समाज चाहता है जहां अन्याय, अत्याचार और अभाव न हो। इन्हें दूर करने के लिए संघर्ष और समाज में नई क्रांति की आवश्यकता है। हमें कायरता और भय का त्याग करना होगा। तो बच्चों, ये हम लोगों ने कहानी के उद्देश्य को देखा। अब एक बार हम लोग सरसरी निगाह से पाठ के सारांश के मुख्य बिंदु और मैं अर्थात लेखक के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु को ऐसे देख लेते हैं। पाठ के सारांश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, जीवन की विडंबना का आईना। दूसरा, सरकार की रणनीति पर व्यंग। तीसरा, यमलोक की परिकल्पना। चौथा, यमराज का बयान। पांचवा, कथानायक का आत्म परिचय। छठवां, भगवान का निर्णय। सातवां एवं अंतिम, सांसारिक भेद मानव निर्मित है। मैं अर्थात लेखक के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु ये हैं। गरीब व लाचार। दूसरा, परिस्थितियों से समझौता करना। तीसरा, कायर, भीरू एवं मूर्ख। चौथा,
कुत्ते से प्रेम। तो बच्चों, आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की कहानी मैं नरक से बोल रहा हूं, जो हरशंकर परसाई द्वारा रचित है, उसको समझने के प्रयास में सर्वप्रथम हम लोगों ने कहानी के सारांश को देखा, कहानी में निहित व्यंग को देखा, कहानी के औचित्य को देखा और कहानी के उद्देश्य को देखा, और अंत में हम लोग पाठ के सारांश के मुख्य बिंदुओं को और मैं अर्थात लेखक के चारित्रिक विशेषताओं के बिंदुओं को देखा। मैं आप लोगों को एक पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में लेखक का संक्षिप्त परिचय, पाठ का शब्दार्थ, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, ये कहानी के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और पाठ के सारांश के मुख्य बिंदु और लेखक के चारित्रिक विशेषताओं के मुख्य बिंदु आ रहे होंगे, जिसे आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और ये जो हम लोगों ने चारों पांचों बिंदुओं पर जो हम लोगों ने देखा, ये सभी आपके रचनामूलक प्रश्न हैं, इन्हें भी आप उतारेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ पाठ कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है। 2 से 3 बार शुद्ध उच्चारण के साथ जो है आप पाठ को पढ़ेंगे एवं वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, ताकि पाठ जो है आप लोगों का पूर्ण रूपेण परीक्षा की दृष्टि से तैयार हो सके। और एक तरफ जो है तो आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा, एक तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे प्रतिदिन के कार्य से आप जो है हमेशा अवगत होते रहेंगे, परिचित होते रहेंगे, और इसे अपने मित्रों में, सहपाठियों में जो है इसे अग्रसारित करें, फॉरवर्ड करें। तथा एक बात और कि प्लेलिस्ट में कक्षा 10 और कक्षा 12 का पश्चिम बंगाल काउंसिल और पश्चिम बंगाल बोर्ड का जो है समस्त पाठ जो है किया हुआ, पढ़ा हुआ है। अपने 10 क्लास के अगल बगल के जो बच्चे हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड के और 12 क्लास के, उनको आप ये बात बताएंगे, क्योंकि स्कूल तो अभी चल नहीं रहा है, मैं जो है किसी बच्चे से मिल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जो है वो इसका लाभ, जिससे कि वो उठा सकें, ले सकें और समझ सकें। और कोई अगर आपको परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से आप जो है हमें बता भी सकते हैं, कुछ अपनी समस्या रख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, जिसका मैं आपको जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आशीर्वाद।